चलो निहारिका बेटी, अब तुम भी कुछ दिन बाद शादी करके अपने ससुराल चली जाओगी, पर याद रखना सास कभी माँ नहीं बन सकती, तो इसीलिए संभल कर रहना। आंटी जी, मुझे तो माँ का भी प्यार नहीं पता कैसा होता है, और पापा कहते हैं कि अब मेरा असली घर वही है। अगर सास थोड़ा डांट भी देगी तो मैं चुपचाप सुन लूंगी। रिश्ता पक्का होते ही आसपास की औरतें निहारिका को डराने लग जाती हैं और सास के बुरे स्वरूप के बारे में बताती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन निहारिका के पास उनकी दोस्त रेशमा का कॉल आता है, जिसकी शादी को 2 साल हो चुके थे। अब तो तेरी भी शादी हो जाएगी, उसके बाद तेरी सास भी तेरे सर पर खड़ी रहेगी। शादी से पहले तो सब अच्छा होता है, पर सास का असली चेहरा तो शादी के बाद नजर आता है। तू ऐसा क्यों बोल रही है? मेरी सास तो मेरे साथ बहुत प्यार से बात करती और कहती है कि मैं उनकी बेटी की तरह हूँ। ये तो सब बस कहने की बात है। मेरी सास भी पहले ऐसे ही करती थी, पर अब मुझे वो नौकर बनाकर रखती है। अगर थोड़ी सी गलती हो जाती है तो डांटती है, यहाँ तक कि थोड़ी सी लड़ाई होने पर मेरे मायके में फोन घुमाकर मेरी शिकायत कर देती है। अपनी सहेली और आसपास के लोगों की बातें सुनकर अब निहारिका डरी डरी रहती है। तो वहीं बिन माँ की बेटी के लिए निहारिका के पिता अरविंद भी परेशान रहते हैं। क्या हुआ पापा, आप कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रहे हैं। बेटा, तू बिन माँ की बच्ची है, पता नहीं ससुराल में कैसे रहेगी। कहीं तेरी सास ने कभी तुझे डांटा या तुझ पर अत्याचार किया तो? मैंने तुझे बड़े ही नाजुक से अकेले पाला है, पता नहीं तू ससुराल में कैसे रहेगी। पर मैं तुझे सारी जिंदगी अपने पास भी तो नहीं रख सकता, मुझे अपने बाप होने का भी तो फर्ज भी निभाना है। पापा फिक्र मत करो, मैं वहाँ खुश रहूंगी, और मेरी सास कितनी ही बुरी क्यों ना हो, मैं आपकी दी हुई सीख से अपनी सास का दिल खुश कर दूंगी। निहारिका अपने पिता को तो समझा लेती है, पर वो खुद भी अंदर से काफी डरी हुई होती है। समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्द निहारिका की शादी हो जाती है। और शादी के बाद जब निहारिका अपने ससुराल जाती है तो वो देखती है कि उसकी सास उसके साथ बहुत ही प्यार से बातें कर रही है, यहाँ तक कि उसकी नंद भी उसका ख्याल रख रही है। और पहली रसोई वाले दिन, हे भगवान, आज मेरी पहली रसोई है। अपने घर में तो मैं सिर्फ अपने और पापा के लिए खाना बनाती थी, पर यहाँ तो मेरे पति, सास, ससुर और नंद भी हैं। कहीं मुझसे गलती हो गई तो हे भगवान मेरी मदद करना। बहू, तो मुझे बड़ी परेशान नजर आ रही है। हाँ चल, तेरी भाभी का आज ससुराल में पहला दिन है और वो थोड़ी डरी हुई है, इसीलिए तू रसोई में खड़ी रहकर अपनी भाभी की मदद करवाएगी ताकि बहू की पहली रसोई अच्छे से हो सके। हाँ फिक्र मत करो, मैं भाभी के साथ हूँ। भाभी, आप भी अपने मन से डर निकाल दो और मुझे अपनी बहन की तरह समझो, और माँ तो वैसे भी आपको अपनी बेटी ही समझती है। इतना बोलकर आंचल अपनी भाभी के साथ मिलकर खाना बनवाती है। कुछ दिन बाद जब पूरा परिवार निहारिका के हाथ का खाना खाता है तो उसकी खूब तारीफ करते हैं। अरे आशा, अपनी बहू ने खाना बनाना सीख ले। मेरी बहू रानी तुमसे अच्छा खाना बनाती है। पापा निहारिका आखिर बीवी किसकी है? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी बहू से खाना बनाना सीख लूंगी। अब बहू को थोड़ा आराम करने तो, बेचारी थक गई होगी। और आंचल, तू कॉलेज जा वरना आज भी लेट हो जाएगी। बहू, पहले नाश्ता कर ले तू भी। अपनी सास के कहने पर निहारिका नाश्ता करती है और फिर अपने कमरे में जाकर आराम करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अकेली निहारिका को घर का काम करता देख एक दिन शाम को जब पूरा परिवार साथ बैठता है तो आशा अपनी बहू बेटी से कहती है, मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है, और मैं अपनी एक बेटी से घर का इतना काम नहीं करवा सकती, इसलिए आंचल कॉलेज जाने से पहले तू घर के कामों में भाभी की मदद करवाएगी। पर माँ, मुझे कॉलेज जाना होता है, अब मैं कॉलेज घर के काम करके कैसे जाऊँ? मैं एक काम करती हूँ, मैं कॉलेज से आकर घर के काम कर दिया करूंगी। सुबह का काम भाभी संभाल लेंगी और शाम का काम मैं संभाल लूंगी। अच्छा हुआ कि मैं लड़की नहीं हूँ और ना ही घर में रहता हूँ, वरना माँ हम तीनों में फर्क नहीं करती और मुझसे भी काम करवा लेती। काम तो मैं तुझसे अभी भी करवा लूं अगर तू घर में रहे तो। और हाँ, जिस दिन तेरी छुट्टी रहेगी उस दिन तू बहू को बाहर ले जाना और बहू को भी कभी शॉपिंग करवा कर लिया। बेचारी मेरी बहू सारा दिन घर में ही रहती है। माँ फिक्र मत करो, 2 दिन बाद मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ। सोच रही हूँ इस बार भाभी को भी ले चलूं। अपनी सास का इतना प्यार देखकर धीरे धीरे निहारिका की सोच बदलने लगती है। तो वहीं अब आंचल जब भी बाहर घूमने जाती तो वो अपनी भाभी को अपने साथ ले जाती। ऐसे ही एक दिन निहारिका अपनी सास के साथ शॉपिंग करने के लिए तैयार हो रही होती है तो निहारिका की दोस्त रेशमा का फोन आता है। कैसी है तू? तेरी सास तुझे अनाथ होने का ताना तो नहीं देती? तेरे ससुराल में सब ठीक तो है? अगर कोई तुझे कुछ उल्टा बोले तो तू भी सुना देना, किसी की मत सुनना। रेशमा, मैं नहीं जानती सास कैसी होती है, पर मेरी सास बहुत अच्छी है। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो शायद वो भी मुझे इतना प्यार ना दे पाती जितना मेरी सास करती है।
तुझे नहीं पता, मेरी सास ने हम दोनों नंद भाभी का काम बांट दिया। मेरी सास मुझे मॉडर्न कपड़े ला कर देती है, मुझे खुद बाहर घुमाने के लिए ले जाती है, और आज तो वो मुझे शॉपिंग करवाने ले जा रही है। और मेरी नंद भी बहुत अच्छी है, मेरे साथ बहन की तरह रहती है, कुछ भी लाती है तो मुझे जरूर देती है। अरे निहारिका, तू कितनी भोली है, ये सब उनकी बस चाल है। शादी के बाद 4 दिन की चांदनी होती है, ये लोग तुझे धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाएंगे। अच्छा मैं रखती हूँ, मेरी सास का दिमाग फिर से खराब हो गया है, पता नहीं पागल बुढ़िया क्यों चिल्ला रही है। क्या सच में सास इतनी बुरी होती है? रेशमा की बात सुनकर एक बार निहारिका सोच में पड़ जाती है और शाम को जब शॉपिंग करके घर आती है तो उसके सिर में दर्द होने लगता है। अरे क्या जरूरत थी मेरी बहू को इतनी भीड़ में ले जाने की? किसी दुकान में, बड़ी दुकान में ले जाती, 2 पैसे ज्यादा ही तो लगता सामान लेने में। देखो बहू की तबीयत हो गई ना खराब, बेचारी के सिर में कितना दर्द हो रहा है। पापा जी मैं ठीक हूँ, बाहर आने जाने से थोड़ा सर में दर्द तो होता ही है। नहीं बहू तू बिल्कुल ठीक नहीं है, सही कह रहे तेरे ससुर जी, सारी गलती मेरी है। अगर मुझे पता होता कि भीड़ में जाने से तेरी तबीयत खराब हो जाती तो मैं तुझे लेकर ही नहीं चलती। तू यहीं बैठ, मैं अभी तेरे लिए चाय लाती हूँ, फिर तेरे सर में तेल लगा दूंगी और तेरा सर दबा दूंगी, तुझे आराम मिलेगा। इतना बोलकर आशा अपनी बहू के लिए चाय बनाती है। जहां निहारिका चाय पीती है वहीं सास उसके सिर में तेल लगाने लगती है। अपनी सास का प्यार देखकर निहारिका के मन से सारा डर खत्म हो जाता है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन अचानक से निहारिका की तबीयत फिर खराब हो जाती है। रवि जी आप जरा मुझे थर्मामीटर दे दीजिए, मुझे लग रहा है मुझे बुखार हो रहा है। निहारिका तुम्हारी तबीयत खराब हो नहीं रही, बल्कि तुम्हारी तबीयत खराब है। तुम यहीं पर आराम करो, मैं अभी माँ को बुलाता हूँ। रवि जल्दी से अपनी माँ को बुलाता है और जब आशा अपनी बहू का बुखार चेक करती है तो वो देखती है कि उसकी बहू को 104 डिग्री बुखार है। रवि किसी काम से बाहर चला जाता है, जिस वजह से आशा बहू की देखभाल करती है। जिसके बाद आशा सारी रात सो नहीं पाती और अपनी बहू के पास बैठकर ठंडे पानी से उसकी पट्टी करती है और अपने हाथों से उसे दवाई खाने के लिए देती है और अपनी बेटी की तरह उसका ख्याल रखती है। और ऐसे ही सुबह हो जाती है। माँ आप कल रात से भाभी के पास बैठी हो, अब जाकर थोड़ा आराम कर लो, मैं भाभी के पास बैठ जाऊंगी। हाँ माँ मैं आ गया हूँ, मैं देख लूंगा, अब आप आराम कर लो वरना आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। और आंचल तू अपनी भाभी के लिए दलिया खिचड़ी बना दे, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने आज ऑफिस से छुट्टी ले ली है। नहीं दलिया मैं बनाऊंगी, ये पता नहीं कैसा बनाएगी, तू रहने दे आंचल, मैं जाती हूँ। पूरी रात जागकर बहू की सेवा करने के बाद थकी हारी आशा रसोई में जाकर दलिया बनाती है और रवि अपनी बीवी के पास बैठकर ऑफिस का काम करता है। कुछ देर बाद निहारिका के पास उसके पिता का फोन आता है। मेरी प्यारी निहारिका, ससुराल जाकर तो तू अपने पिता को भूल ही गई। वहाँ सब ठीक तो है, कोई तुझे परेशान तो नहीं करता? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने तुझसे तेरा फोन छीन लिया और तुझे मुझसे बात नहीं करने देते? पापा कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए फोन नहीं कर पाई और मैं यहाँ। निहारिका आगे कुछ बोल पाती कि तभी उसका फोन बंद हो जाता है, जिस वजह से वो अपने पिता से बात नहीं कर पाती। अपनी बेटी से सही से बात न होने पर अरविंद और ज्यादा परेशान हो जाता है और शाम तक अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल आ जाता है और वो देखता है कि उसकी बेटी अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी है और उसकी सास उसके पास बैठकर फ्रूट्स काटकर उसे खिला रही है। पति थोड़ी दूर पर खड़े होकर थर्मामीटर में बुखार चेक कर रहा है और नंद ससुर भी पास में खड़े हैं। बेटी ये क्या हालत हो गई तेरी? अरे समधी जी आप अचानक यहाँ? हाँ मेरी इससे बात नहीं हो पा रही थी इसलिए मिलने आ गया। अच्छा हुआ आप आ गए, दोनों बात कीजिए, हम आपके चाय नाश्ते का इंतजाम करते हैं। और बेटा तू ये सारे सेब खा लेना, ठीक है? सब चले जाते हैं तभी निहारिका बोलती है। पापा आप मेरी फिक्र क्यों करते हो? आप तो जानते हो ना कि मैं कितनी जल्दी बीमार पड़ती हूँ और मैंने दवाई ले ली है, आप मेरी चिंता मत करो। घर में सब बहुत अच्छे हैं। मैं नहीं जानती सास कैसी होती, पर मेरी सास बहुत अच्छी है। उन्होंने कभी भी मुझे माँ की कमी नहीं होने दी। मुझे लगता है कि अगर आज माँ जिंदा होती तो वो भी मेरी इसी तरह से फिक्र करते। तू सही कह रही है बेटा, अभी मैंने अपनी आंखों से देखा है तेरे ससुराल वालों को तेरी चिंता करते हुए। आज तुझे खुश देखकर और तेरे ससुराल वालों खासकर तेरी सास को तेरी फिक्र करता देखकर मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई। अब मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी बेटी की शादी सही जगह करी है और असल में तुझे सास के रूप में माँ मिली है। हाँ समधी जी चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी मेरी बहू नहीं बेटी है। लीजिए चाय पीजिए और बेटी से खूब बातें कीजिए। उस दिन निहारिका और अरविंद खूब बातें करते हैं और अच्छा टाइम बिताते हैं। सीमा अपने छोटे से परिवार के साथ छोटे से घर में रहती है। सीमा चूल्हे पर दाल में काफी सारा पानी मिला रही होती है। चलो दाल तो बनने वाली है, सब दाल के साथ एक एक रोटी खा लेंगे और दाल भी पी लेंगे तो पेट भर जाएगा।
सीमा को इतना पानी मिलाते हुए सीमा का बेटा देख लेता है। माँ, दाल में पानी क्यों मिलाया? एक काम करिए ना, पानी ही दे दीजिए। आप हमेशा पानी वाली दाल क्यों देती हैं हमें? हर रोज मुझसे पानी वाली दाल नहीं खाई जाती। बेटा ऐसे नहीं कहते हैं, तुझे तो पता है ना हम लोग कितने गरीब हैं, कितनी मुश्किलों से हम अपने खाने पीने का इंतजाम करते हैं। मुझे वो सब नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि आप हर रोज पानी वाली दाल दे देती हो। दाल तो उसमें दिखती ही नहीं है, बस दाल की जगह पीला पीला पानी दिखता है और वही हमें खाना पड़ता है। हर रोज एक ही चीज, पानी वाली दाल, पानी वाली दाल। मैं नहीं खाऊंगा। रोहन अपनी माँ की बात नहीं सुनता और वहां से उदास होकर चला जाता है। ये देखकर सीमा की सास अनुराधा रोहन को समझाती है। रोहन ऐसे नहीं कहते हैं, अरे हमारे पास पानी वाली दाल तो है ना। दादी, पानी वाली दाल क्यों है? लेकिन मुझे पानी वाली दाल नहीं खानी है। पता है, पड़ोस वाले घर में जो मेरे दोस्त है ना, वो इतनी अच्छी अच्छी चीज खाते हैं और मुझे चढ़ाते भी हैं। मेरा भी तो मन करता है ना कि मैं भी उनकी तरह अच्छी अच्छी चीज खाऊं। हर रोज पानी वाली दाल नहीं पी जाती है दादी। मैं समझ रही हूँ बेटा, हर किसी का मन होता है कि रोज कुछ अलग खाए, लेकिन अगर पैसे की दिक्कत होती तो कभी कभी हमें अपना मन मारना पड़ता है। और तू खुद सोचना, सड़क पर जो लोग होते हैं उन्हें तो पानी वाली दाल भी नसीब नहीं होती है, तो वो क्या शिकायत करते हैं? उन्हें तो जो मिले वो वही खा लेते हैं ना। अपनी दादी के समझाने के बाद रोहन समझ जाता है और कुछ नहीं कहता। कुछ दिनों बाद रोहन अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी उसे काफी अच्छी खुशबू आती है। इतनी अच्छी खुशबू, लगता है बिट्टू के घर से आ रही है। एक बार उसके घर जाता हूँ। रोहन अपने दोस्त बिट्टू के घर जाता है, जहाँ बिट्टू की माँ प्रीति खड़ी थी। अरे तुम ये फिर मुंह उठाकर आ गई हो? हाँ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी आपके घर से, तो मैंने सोचा एक बार आपके घर हो आऊं। अच्छा, खुशबू के पीछे आए हो? मुझे लग ही रहा था तुम्हें अपने गरीब घर पर कुछ मिलता नहीं होगा, इसलिए लालची बनकर यहाँ आ गई। नहीं नहीं, ऐसी नहीं है, मैं लालची नहीं हूँ। अरे मुझे सब पता है कि तुम लोग कितने बड़े लालची हो। वैसे हमारे घर में तो दाल मखनी बन रही है, तुम्हें दाल मखनी तो पता नहीं होगी ना, क्योंकि तुम्हारे घर पर बस पानी वाली दाल ही बनती है। तभी वहाँ प्रीति के सास सरोज आती है। ये क्या है बहू, तू बच्चे से कैसे बातें कर रही है? थोड़ा सा तो लिहाज रख बच्चे से बात करने का। माँ जी, ये बच्चा है तो इसका मतलब ये क्या कुछ भी करता रहेगा? देखो कितना लालची है, बस खाने का ही लालच है यहाँ जो आ गया है। हमारे घर में दाल मखनी बनी है ना, इन लोगों ने तो कभी देखी भी नहीं है, इन लोगों ने कभी भी अपने बच्चे को खिलाई भी नहीं होगी, इसलिए ये यहाँ आ रहा है। तो क्या हो जाएगा अगर ये थोड़ा खाना यहाँ खा लेगा? बहू, इतना भी पत्थर दिल होना अच्छी बात नहीं होती है। अरे जैसे हमारा बिट्टू है वैसे रोहन भी तो है, बच्चों में इतना भेदभाव करना अच्छी बात नहीं होती है। माँ जी रहने दीजिए, हमारा बिट्टू और ये रोहन दोनों ही बहुत अलग हैं, जमीन आसमान का अंतर है। आप ना बात बात में इन दोनों को कंपेयर मत किया कीजिए। और तुम, जब घर पर पानी वाली दाल मिल रही है तो तुम्हें ये दाल मखनी कैसे हजम हो जाएगी? ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद प्रीति सीमा के घर आती है। दरअसल मेरी बेटी का जन्मदिन है तो मैंने सबको बुलाया है, आप लोग भी आना। वैसे भी नहीं आओगे तो मुझे कोई फर्क नहीं है, और ये भी पता है कि आप लोग जरूर आओगे खाने के लिए। शाम के समय सब लोग बिट्टू के जन्मदिन के लिए जाते हैं। सजावट तो काफी अच्छी कर रखी है और आसपास मोहल्ले के सभी को बुलाया है। बुलाए भी क्यों ना, मेरी बेटी का जन्मदिन है और आपको पता नहीं है कि कितना कुछ है खाने में बनवाया है। कुछ ही देर में केक कटता है, सब लोगों में केक दिया जाता है। ये लीजिए आप लोगों का केक, अब आप जा सकते हैं। बाहू ये क्या, अरे सबके लिए तो खाना भी बनवाया है, फिर तो इन्हें खाना खाए बिना कैसे जाने को कह सकती है। माँ जी, इन लोगों के लिए खाना क्यों? इन लोगों के घर में पानी वाली दाल बनी होगी ना, हमारे जितना अमीर खाना हजम नहीं होता इन्हें। इनकी तबीयत वगैरह खराब हो जाएगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जी हाँ, रहने दीजिए, हमारे घर में खाना बना है। माँ झूठ क्यों बोल रही हो? हमारे घर में खाना कहाँ बना है? अरे सीमा बेटी, जब खाना नहीं बना है और हमारे घर में दावत है तो तुम लोग क्यों नहीं खा रहे हो? मैं अपनी बहू की तरफ से माफी मांगती हूँ, आप सब लोग खाना खाकर ही जाइएगा। प्रीति, इन सबको खाना खिलाओ। ठीक है माँ जी, खिला देती हूँ। वैसे इन लोगों ने इतना अच्छा खाना कभी देखा भी नहीं होगा। आप लोगों के लिए तो ये आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने पहले कभी खाया नहीं होगा ना इतना अच्छा खाना। किस्मत अच्छी है। प्रीति गुस्से में वहाँ से अपने परिवार वालों के साथ घर आ जाती है। माँ यहाँ क्यों ले आई? हमने वहाँ खाना क्यों नहीं खाया? तूने सुना नहीं वो लोग हमसे कैसे बातें कर रहे थे? अरे मुझे उनका शाही खाना या दाल मखनी से ज्यादा तो अपनी पानी वाली दाल ही पसंद आई, क्योंकि इसमें सुकून तो है, किसी के ताने तो नहीं है।
माँ मुझे ताने नहीं, स्वादिष्ट खाना चाहिए, दाल मखनी चाहिए, और आपकी वजह से तो वो भी नहीं मिली। रोहन वहां से उदास होकर चला जाता है। रोहन के पीछे पीछे अनुराधा जाती है। ये क्या है रोहन, आज फिर खाना क्यों नहीं खाया? दादी आप रहने दो, मुझे बात ही नहीं करनी है। हर रोज पानी वाली दाल, वहाँ पर जब हमें दाल मखनी मिल रही थी तो हम वहाँ से क्यों आ गए? ये क्या है रोहन, आज फिर खाना क्यों नहीं खाया? ऐसे नहीं कहते हैं। देखो, कोई तुम्हें जलील करके खाना खिलाए तो तुम्हें वो खाना तो वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारी आंखों में आंसू गिर रहे हैं और तुम खाना खा रहे हो, तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं। इसीलिए तुम्हारी माँ भी यहाँ आ गई, क्योंकि वहां पर बस हमें सुनाया ही तो जा रहा था। ऐसे सुनने के बाद खाना कौन खा सकता है? अपनी दादी की बात सुनकर रोहन अब अच्छे खाने की कभी भी जिद नहीं करता है। माँ दादी आप लोग सही कह रहे हो, पानी वाली दाल मेरे लिए बहुत है, मुझे नहीं चाहिए दाल मखनी। कुछ दिनों बाद प्रीति के पति का प्रमोशन होता है। मेरे पति का प्रमोशन हुआ है माँ जी, मैं ना पार्टी रख रही हूँ, सबको बुलाऊंगी। बहू पार्टी की क्या जरूरत है? नहीं माँ जी, मैं पार्टी करूंगी, सबको बुलाऊंगी। ठीक है, अगर तू पार्टी कर रही है तो देख ले कहीं कोई गड़बड़ ना हो। पार्टी का दिन आता है, मेहमानों के आने का समय होता है, लेकिन खाना बनाने के लिए कोई नहीं आता है। माँ जी इतनी देर हो गई है, अभी तक शेफ नहीं आए, खाना कैसे बनेगा? मेहमान आने वाले होंगे। बहू मेरा तो मन भी नहीं था पार्टी का, तू ही पार्टी करना चाहती थी। अब जो मुसीबत सर पर आकर खड़ी हो गई है तो तू ही उसका समाधान निकाल, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। प्रीति काफी ज्यादा उदास हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो घर के बाहर उदास बैठ जाती है। भगवान, अगर आज पार्टी में मेहमान भूखे पेट गए तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी, प्लीज कुछ करो ना। प्रीति को उदास देखकर वहां सीमा आती है। अरे तुम उदास क्यों हो? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है, मेरे घर में पार्टी है मेरे पति के प्रमोशन की, और खाना बनाने के लिए कोई भी नहीं आया। मैंने बुलाया था और लास्ट टाइम पर मना कर दिया। अब मेहमानों के आगे मेरी बहुत बेइज्जती होगी। मैं खाना बना देती हूँ, मुझे आता है सब। अमीरों वाला खाना बनाना है, गरीबों की पानी वाली दाल नहीं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं होगी। सीमा सारा खाना बनाती है और टेबल पर लगा देती है। मेहमान भी आते हैं और मेहमान खाना खाने लगते हैं। अरे वाह, यह दाल मखनी तो कुछ ज्यादा ही लाजवाब है। कहाँ से मंगवाई है, मुझे भी जरा बताइए। प्रीति के खाने की सब तारीफ करते हैं। सीमा वहां से अपने घर चली जाती है और सीमा अपने परिवार के साथ खाना खाने के लिए बैठती है। रोहन, आज मैंने तुम्हारे लिए पानी वाली दाल और आलू भुजिया भी बनाई है। मुझे तो अब पानी वाली दाल भी बहुत पसंद है। सीमा सबको खाना परोसती है। तभी प्रीति अपने पूरे परिवार के साथ हाथ में दाल मखनी का पतीला लेकर आती है। आज आप सब लोग पानी वाली दाल नहीं खाएंगे, आज मैं सबके लिए दाल मखनी लाई हूँ। नहीं, हमें दाल मखनी नहीं खानी है, मुझे तो अपनी पानी वाली दाल पसंद है। आप अपनी दाल मखनी ले जाइए। ऐसे मत कहो रोहन बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बदतमीजी की, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया हो, लेकिन हम गरीबों की भी इज्जत होती है। माँ इन्हें कह दो हमें नहीं खाना। ऐसे मत कहो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने कितना गलत बर्ताव किया। मुझे माफ कर दो, आज हम सब साथ में मिलकर दाल मखनी खाएंगे। सीमा, आंटी जी, समझाओ ना रोहन को। बेटा ऐसे नहीं करते हैं, अन्न का अपमान होता है। ठीक है माँ, इसका मतलब आज हम सब मिलकर दाल मखनी खाएंगे। हाँ बेटा, हम सब मिलकर दाल मखनी खाएंगे। इसी के साथ अंत में अमीर परिवार को अपनी गलती समझ आती है और गरीब परिवार पहली बार दाल मखनी का स्वाद चखता है।